नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म। तो न्यायिक सक्रियता की अगर हम अवधारणा देखें कि ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसके बारे में कहाँ से इसके बारे में हमें जानने को मिलता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसकी भी उत्पत्ति अमेरिका में हुई और पहली बार 1947 में आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा इसे गढ़ा गया। इसका भारत में परिचय 1970 के दशक में ही हो गया। ठीक, इसके योगदानकर्ता में आप वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी, डी.ए. देसाई जैसे प्रमुख भारतीय न्यायाधीश ने इसकी स्थापना करी या इसमें योगदान दिया। अब इसका अर्थ क्या होता है? न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका से। ठीक है, सक्रियता का मतलब आगे बढ़ करके कुछ चीज़ करना, जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और विधायिका तथा कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य करके न्याय सुनिश्चित किया जाता है। यह न्यायिक संयम के विपरीत है जो न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण पर जोर देती है। देखिए, एक काम तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप हैं, आप घर में रह रहे हैं, ठीक है। अब कुछ काम है जो उन्हें करने हैं, वह निर्धारित है, ठीक है। लेकिन अगर फिर आप इस काम में हाथ नहीं डाल रहे हैं तो आप एक संयम बरत रहे हैं, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो आप एक्टिविज्म दिखाएंगे कि आप अपने से भी, जैसे कि लेट सपोज पौधों में पानी डालना है, ठीक है, आप एक्टिव होकर के ये काम सुबह कर दिए, ठीक है। सीढ़ियों की घर की सफाई करनी, ये काम अपने से कर दिए। आप संडे टू संडे अपने कपड़े धुल लिए, घरों के कपड़े धुल लिए, ठीक है। तो ये अपने से एक सक्रिय रूप दिखाना है, ठीक है। ये नहीं कि अब कोई बोल नहीं रहा है तो वो तो हो ही जाता है। तो ये न्यायिक सक्रियता का एक प्रकार से एग्जाम्पल है, जो मैं आपका अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यायिक सक्रियता है क्या। तो न्यायिक सक्रियता सिंपल सा ये है कि जैसे न्यायपालिका एक सक्रिय भूमिका निभा रही है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि विधायिका और जो कार्यपालिका है, ये आपकी जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, उनके संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य करके सुनिश्चित किया जाता है। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका जो है ना, वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है और यह न्यायिक संयम के विपरीत है, जहाँ पे न्यायपालिका शांत रह जाती है, जो न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण पर जोर देता है। ठीक, तो न्यायिक संयम नहीं है, ये यहाँ पे काम करने पर जोर देता है। अब न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीश पारंपरिक मिसालों से हटकर प्रगतिशील सामाजिक नीतियों को पेश करते हैं। अक्सर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विधायी और कार्यकारी मामलों में कदम रखते हैं। ठीक है, वैसे न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना, लेकिन उन्हें विवश होकर के और सामाजिक कल्याण और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए करना पड़ जाता है। कानून बनाने की भूमिका, इसमें न्यायाधीशों द्वारा मौजूदा कानूनों की सक्रिय रूप से व्याख्या करना शामिल है, ताकि सामाजिक बेहतरी के लिए उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके, जो न्यायिक निराशावाद से अलग है, जो मौजूदा कानूनी व्याख्याओं का सख्ती से पालन करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, आप कहीं खाली पेज मिल जाए, नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो आप पहला देखिए 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। इसमें क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। किसने कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का? आपके सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है ना, वो जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है। ठीक है ना, जैसे लेट सपोज लोकतंत्र है, गणतंत्र व्यवस्था है, इन सबको ख़त्म नहीं कर सकती है। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बनाया और उसमें उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर समय समय पर चीज़ें डालती गई। जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, उसको ऑल्टर करके संसद की सर्वोच्चता है, ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म में आया। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि दूसरा एक केस हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस हुआ 1997 में। ठीक है, 1997, इसको विशाखा गाइडलाइंस भी बोलते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हुई
इसमें क्या था कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस में होता था, जैसे कई महिलाओं ने याचिका लगाई कि भाई जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो वर्क प्लेस में हो रहा है, आपको ही पता है ये इंडिया में कितना कॉमन है, ठीक, मतलब नेगेटिवली है ये चीज़, लेकिन है ना, ये कॉमन है मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज़ है। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस चलता था, तो इसको लेकर के कोई एक्ट नहीं बना हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार जो बहुत आइडियल सरकार है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसकी सोच अच्छी सरकार की, लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं, तो सरकार ने इसलिए कोई एक्ट नहीं बनाया, ठीक है, कि जुड़ी इससे सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होता होगा। दो कारण है, सरकार को ये भी नहीं लगता था कि महिलाएं अच्छा ऑफिस भी जाती हैं, ये काम भी कर सकती हैं, ठीक है, और दूसरा ये भी कारण है कि सरकार को भी लगता था कि हमारे यहाँ के पुरुष बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा तो था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया बहुत बार इस चीज़ का, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गाइडलाइंस दे दी, ठीक है। फिर इसी गाइडलाइंस पे अब ये समझ लीजिए कि ये जो गाइडलाइंस है, ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है ये आपकी 1997 से 2013 तक चलती रही भाई साहब। 2013 में जा कर के फिर एक्ट बना कि द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ठीक है, 2013 में जाके फिर इस पर कानून बना। लेकिन जब तक 1997 से 2013 तक जब तक ये कानून नहीं बना था, तो 16 साल, मतलब ये 16 साल तक क्या चल रहा था, तो 16 साल तक ये सिस्टम चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि न्याय करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे करके विधायी काम भी किया और कार्यपालिक काम भी किया, समझ रहे हैं आप। ये काम जो 1997 सुप्रीम कोर्ट ने किया, वही काम 2013 में जो संसद कर रही है, ये काम पहले इसको करना था संसद को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट फिर आगे आती है कि भाई तुम्हारे पास तो इस चीज़ के लिए कानून ही नहीं है। लेट सपोज जैसे आज के मतलब भ्रूण हत्या वाला जो सीन चलता था, ठीक है ना, अब इस पे भी कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी होगी, तब जाके बाद में एक्ट बना होगा। फिर अगला देखते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इन्वायरमेंटल केसेस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरीज ऑफ रूलिंग दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे गंगा रिवर पॉल्यूशन, ठीक है, व्हीकुलर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो अब देखिए जैसे गंगा नदी है, ठीक है, इसके लिए, इसकी सफाई के लिए 2014 में भले नमामि गंगे मिशन चालू हुआ, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गंगा रिवर की पॉल्यूशन के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए, जैसे कानपुर में जब गंगा नदी पहुंचती है, तो कानपुर से जो चमड़ा फैक्ट्री होती है, उससे बहुत सारा माल जो है, गंदा पानी जो है, वो गंगा नदी में आके मिल जाता है। तो इन फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए, इन फैक्ट्रियों का पानी इसमें ना जाए, तो अलग से ड्रेनेज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस जारी करी। फिर बाद में गंगा रिवर एक्शन प्लान बना, वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सब काम कर लिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर के कई बार बोला। फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि शाम को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई साउंड नहीं चलेगा, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये सब एक्टिविज्म ही तो चल रहा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस है, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि द राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसके तहत क्या हुआ, प्रिवेंटेड आर्बिट्री इविक्शन ऑफ पेमेंट डवेलर्स विदाउट रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो बिना रिहेबिलिटेशन दिए उन्हें हटा देना उनकी जगहों से, ये काम नहीं चलेगा। तो कई जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ऐसे आगे आ रही है जैसे सरकार का वो काम कर रही है। तो यहाँ ये बताना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म, इस अपने एक्टिविज्म के थ्रू, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है। लेकिन जब विधायिका और कार्यपालिका अपना काम नहीं करेगी, तब उसे आगे आना पड़ता है, और ये काम वो करती है, और ऐसा वो आर्टिकल 142 के तहत करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो हमने न्यायिक सक्रियता देख ली, ठीक है, तो अब हम न्यायिक सक्रियता जब हम देख लिए, तो हम एक बार देख लिए कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा
में क्या अंतर है? न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का एक रूप है जहाँ न्यायाधीश केवल कानूनों को बनाए रखने या अमान्य करने से आगे बढ़कर अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नीतिगत निर्णयों को सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं। तो न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक समीक्षा का एक रूप है जहाँ न्यायाधीश केवल कानूनों को बनाए रखने या अमान्य करने से आगे बढ़कर अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नीतिगत निर्णयों को सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं। न्यायिक समीक्षा की भूमिका क्या है? जैसे अब देखिए, मतलब ये जुडिशियल एक्टिविज्म में तो खैर ये नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ देखिए कि एक इनिशिएटिव लेना होता है। जैसे कि अभी जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़ जब थे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या किया था कि न्याय की देवी से आंखों की पट्टी हटाई। ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, लेकिन ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। ये एक प्रकार से एफर्ट है जो वो कर रहे हैं। 50 उनके पहले उनके पिताजी भी रह चुके हैं, 49 चीफ जस्टिस रह चुके, लेकिन ये काम तो उन्होंने किया। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो अलग अलग जज होते हैं उनके अलग अलग, वो सिर्फ वहाँ पे नौकरी करने नहीं आए, वो काम करने भी आए। तो उन्हें वो चीज़ जब दिखती है तो वो बिना मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का हनन किए वो ये काम करते हैं। अब न्यायिक समीक्षा की क्या भूमिका होती है? न्यायिक समीक्षा न्यायालयों को संविधान को बनाए रखने और संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत कानूनों या कार्यों को शून्य घोषित करने का अधिकार देती है, जबकि न्यायिक सक्रियता अन्य सरकारी अंगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस भूमिका का विस्तार करती है। शब्द की उत्पत्ति न्यायिक सक्रियता शब्द 20वीं शताब्दी में न्यायिक विधान का निर्णय करने के लिए उभरा, जहाँ न्यायाधीश पारंपरिक न्यायिक समीक्षा के विपरीत न्याय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कानून बनाते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा में सिर्फ क्या होता है ना, जो संविधान को बनाए रखना है, संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत कानून या कार्यों को शून्य घोषित करने का अधिकार बस देती है, लेकिन सक्रियता में इसके ऊपर जाती है। विस्तारित अधिकार क्षेत्र न्यायिक सक्रियता ने जनहित याचिका के माध्यम से लोकस स्टैंडी न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार की अवधारणा का विस्तार किया, जिससे न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायालय का दायरा व्यापक हो गया। फिर हस्तक्षेप शक्ति न्यायिक सक्रियता में अक्सर न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विधिवत अधिनियम कानून को रद्द कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता का औचित्य। तो जिम्मेदार सरकार की विफलता, इसका औचित्य क्यों बना हुआ? कोई चीज़ क्यों है? पॉल्यूशन क्यों है? क्यों पॉल्यूशन है? क्योंकि लोग उस तरीके पॉल्यूशन फैला रहे, उस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो पॉल्यूशन है। तो ऐसी न्यायिक सक्रियता क्यों है? क्योंकि जिम्मेदार सरकार की विफलता है। यह तब पैदा होती है जब विधायिका कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल, जिससे लोकतंत्र और संविधान में जनता का भरोसा कमजोर। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। नागरिक अक्सर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की ओर रुख करते हैं और अदालतों पर जन कल्याण के लिए हस्तक्षेप करने का दबाव डालते हैं। मतलब अब देखिए, न्यायालय का गठन क्यों है? न्याय देने के लिए। और जो सरकार है उसका गठन किस लिए हुआ है? ताकि लोगों के लॉ बनाए, उनकी चीज़ों को सुने। ठीक है, तो सरकार को जनता ने चुना है, न्यायपालिका को जनता ने नहीं चुना है, लेकिन सरकार का काम जो है वो न्यायपालिका कर रही है। मतलब ये हद हो गई ना कि मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए वो न्यायपालिका करना पड़ रहा है। फिर न्यायिक उत्साह न्यायाधीश सामाजिक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जनहित याचिका को बढ़ावा देते हैं और न्याय तक पहुंच का विस्तार करने के लिए लोकस स्टैंडी सिद्धांत को उदार बनाते हैं। फिर विधायी शून्यता न्यायालय कानून में कमियों को दूर करने और उभरती सामाजिक आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए न्यायिक विधान में संलग्न हो सकते हैं। विधायी शून्यता है ना, विधान बन नहीं रहा। फिर संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्याय और शासन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी किसके बारे में? आपका जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। अब हम आगे देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़ी और चीज़ें। पहला देखिए और क्या पॉइंट है कि इसके प्रवर्तक कौन है, मतलब ठीक है। तो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इसके प्रवर्तक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। जन अधिकार कार्यकर्ता राज्य दमन के जवाब में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत करते हैं। उपभोक्ता अधिकार समूह उपभोक्ता संरक्षण और जवाबदेही के मुद्दे उठाते हैं। बंधुआ मजदूर समूह मजदूरी, गुलामी और जबरन श्रम के खिलाफ अभियान चलाते हैं। सिंचाई विरोधी परियोजना समूह बड़े पैमाने पर
सिंचाई परियोजनाओं का विरोध करते हैं जो समुदायों को खतरे में डालती है। बाल अधिकार समूह बाल श्रम, फिर आपका साक्षरता, कमजोर बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसके साथ ही जुडिशियल एक्टिविज्म में अगर हमें देखें, हाँ और क्या आता है, हिरासत अधिकार समूह आते हैं, जैसे कैदी, बंदी और राज हिरासत में रहने वाले के अधिकारों की वकालत करते हैं। गरीब अधिकार समूह भू, सूखे, अकाल राहत, शहरी गरीबी से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हैं। स्वदेशी अधिकार समूह 5वीं 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों के तहत वनवासियों, हाशिए पर पड़े समुदायों का समर्थन करते हैं। महिला अधिकार समूह लैंगिक समानता, हिंसा से सुरक्षा। मीडिया स्वायत्त समूह प्रेस की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी को बढ़ावा दे। वकील आधारित समूह विभिन्न सामाजिक कारणों के लिए लड़ने वाले प्रभावशाली वकील शामिल हैं। व्यक्तिगत याचिकाकर्ता सार्वजनिक हित के मुद्दों पर काम करने वाले स्वतंत्र कार्यकर्ता। तो ये सब प्रवर्तक हैं उसके। अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है क्या। ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होगा ही ना। देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, पहला देखिए क्या होगा जुडिशियल एक्टिविज्म नेगेटिव। ठीक है, तो पहला आप देखिए कि जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अब जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो आप देखिए कि सरकार जनता चुनती है ना, तभी तो डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र का हनन होता है इसमें कि भाई हमने सरकार को चुना है हमारे लिए लॉ बनाने के लिए, ठीक है, हमने जुडिशरी को नहीं चुना। जुडिशरी का काम है क्या करना, जुडिशरी क्या करे, न्याय दे लोगों को। ठीक है, इसी वजह से जुडिशरी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। फिर अकाउंटेबिलिटी की कमी, क्या होगा, जज को पब्लिक के प्रति उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जितनी पॉलिटिशियंस को होती है। अगर वो गलत डिसीजन भी ले उनका जवाब देना मुश्किल होता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी कमी ना। लेट सपोज जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने कि जज ने कोई निर्णय लिया वो फेल भी हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना होगा उनकी कुर्सी चली जाएगी, तो उनके पास अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई नेता गलत फैसला लेगा तो उसको डर है ना, फिर कुर्सी चली जाएगी। फिर इसमें जुडिशियल ओवर रीच का खतरा है, मतलब कि सीमा क्या है, इसके बाद नहीं प्रवेश करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, कितनी सीमा कितनी है। कभी कभी एक्टिविज्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि जुडिशियल ओवर रीच बन जाता है, मतलब अपने लिमिट्स के बाहर जाकर काम करना। जैसे देखिए लोग, क्या होता है, जैसे जो दोस्त सेम एज के लोग हैं, क्लासमेट हैं, चलिए वो दोस्त हैं, आपस में दूसरे खिंचाई कर रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन जब कभी क्या होता है, एक कम उम्र का आदमी हो, एक ज़्यादा उम्र का आदमी हो, उनमें दोस्ती हो जाती है। ठीक है, ये 18 साल और 25 साल मान लीजिए दो लोग इनकी दोस्ती है। अब इस 18 साल वाले ने कुछ मजाक करता रहता नॉर्मल, तो इसको कोई दिक्कत नहीं 25 साल वाले को। लेकिन एक सीमा होगी ना कि इसके पार जाकर के बात मत करना। लेकिन धीरे 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 ऐसा करते करते ओवर इशू हो जाएगा किसी दिन, फिर वो बन जाएगा इशू। तो जुडिशियल ओवर इशू का खतरा। दूसरा, केसेस का बैकलॉग बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, कोर्ट जब हर चीज़ में इंटरफेयर करती है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉलिसी मेकिंग, तो एक्चुअल कोर्ट केस, सिविल, क्रिमिनल जो मामले हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बढ़ते हैं। तो इसमें क्या ले देते हैं, केसेस का भार बढ़ना। ठीक है, ये सब बढ़ता है। इसके बाद और क्या देखते हैं, और क्या होता है, पर्सनल बायस का असर। जैसे कि कभी कभी जजेस अपने पर्सनल व्यूज़, वैल्यूज़ या आइडियोलॉजी के बेस पर डिसीजन ले लेते हैं जो फेयर नहीं होता। फिर अगला है, इसमें मैं लिख देता हूँ पर्सनल बायस का। अब देखिए कोई भी आदमी हो, उसकी मनोवृत्ति में
उसके अपब्रिंगिंग की चीज़ें शामिल रहेंगी। अब लेट सपोज वो बंदा जो है, जो जज है फिलहाल, वो मान लेते हैं कि जैन धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात नहीं चल रही। तो हम ये मान के चलते हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी तो है नहीं, 99% जैन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर वेज होते हैं, ठीक है, लहसुन प्याज भी नहीं। अब क्या हो रहा है कि कोई स्लॉटर हाउस बना हुआ है किसी एरिया पे, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि इस जगह पे स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास रहवासी इलाका भी है और उससे गंद फैलती है और फिर लोगों को दिक्कत भी होती है और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि ये जो जज होंगे ये इस फेवर में फैसला सुनाएंगे कि हाँ यहाँ से स्लॉटर हाउस हट जाना चाहिए, क्योंकि ये तो प्योर वेजिटेरियन है और ये नॉन वेज के अगेंस्ट में केस आया है। तो पर्सनल बायस का असर पड़ता है, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तरह समझिए, इसी में इसको आप वुमेन कर दीजिए। अब कोई ऐसा केस आता है जिसमें वुमेन्स की वो चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक झुकाव तो आ ही जाएगा, वुमेन है और वुमेन्स का कंसर्न है तो लेकर के इस टाइप से। फिर लॉ में कन्फ्यूज़न, जुडिशियल एक्टिविज्म से लॉज बार बार इंटरप्रेट होने लगते हैं, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सही कानून, असली कानून कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉ में कन्फ्यूज़न, ठीक है। फिर अगला देखिए, फिर अगला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की इमेज गिरती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेट सपोज जो काम किसको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो न्यायपालिका करेगी, तो गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है डिफेम होगी कि तुमको हमने चुना ही क्यों फिर, जब तुम्हारा काम हमको न्यायपालिका से करवाना है। तो इसके अलावा पॉपुलैरिटी के लिए भी एक्टिविज्म, कभी कभी कुछ जज ऐसे होते हैं जिनको पॉपुलर होना रहता है, लाइमलाइट में आना रहता है, ठीक है। जैसे वो पुष्पा मूवी आपने देखी होगी सेकंड वाली, तो उसके स्वामी को सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाना देखना है उसको, तब स्वामी फिर सीएम ही बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है किसी को चाहिए होगा तो सुबह शाम टीवी में आओ, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप से चीज़ें करेंगे, तो ये भी एक होता है। बट दिस इज़ नॉट मोस्टली, बट हाँ ये भी एक रीज़न है, वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है, इसका नेगेटिव रीज़न है। फिर जुडिशरी पे एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना, जो जुडिशरी है उस पर काम का बोझ बढ़ता है। एक तो ऐसे 4 करोड़ 5 करोड़ केस पेंडिंग है, और ऊपर से ये इस तरीके की चीज़ें, मतलब ऐसे समझिए ना कि आप 8 घंटे की जॉब है, उसके अलावा आपके पास 4 घंटे के अलग से काम है, तो आपको एक्स्ट्रा लोड ऑलरेडी है 4 घंटे का, फिर आप और 2 घंटे एक्स्ट्रा लोड ले लो, तो ये काम भी तो प्रभावित होने लगेगा ना। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है जुडिशियल एक्टिविज्म के। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जनहित याचिका, ठीक है। अब हम देखेंगे पीआईएल के बारे में तो हम पीआईएल पढ़ेंगे। तो पीआईएल पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन जब आप देखेंगे कि 1960 के टाइम पे अमेरिका में स्टार्ट हुआ ये, और इसका मोटिव था गरीब, अल्पसंख्यक और पर्यावरणविदों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ठीक है। जैसे क्या हुआ था, जैसे राजस्थान में एक आपको मैं केस बताता हूँ, उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या हुआ होगा। एक भावरी देवी थी, ठीक है, ये क्या थी, ये एक्टिविस्ट थी, ये सोशल एक्टिविस्ट थी। तो 90s का टाइम था, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट थी, और ये जो है चाइल्ड मैरिज जो है उसके अगेंस्ट में काम कर रही थी। तो इनका रेप कर दिया गया सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों द्वारा, और गैंग रेप हुआ 5 लोगों के द्वारा इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। अब इसके बाद जब एक केस सुप्रीम कोर्ट ये अदालतों में गया, तो वहाँ पे इन 5 को रिहाई मिल गई कि मतलब इतना हमारा समाज गिरा हुआ नहीं हो कि ऐसी चीज़ें होंगी ये वो, और इनको राहत मिल गई। आफ्टर दैट क्या हुआ कि अच्छा, और ये जो है ऐसा नहीं था कि नॉर्मल जॉब करती थी, ये मतलब सोशल वर्कर थी, किसमें, वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था राजस्थान गवर्नमेंट का उसके अंडर है, मतलब सरकारी कर्मचारी थी, ऐसा नहीं था कि अपने एनजीओ के थ्रू ये सब कर रही हैं।
इसके बाद क्या होता है कि फिर जो वुमेन, अच्छा इनको कोई 1995 में ये मतलब ये सब केस जो चलता है, तो 1995 में फिर जब इस केस की सुनवाई आती है तो ये बोला जाता है कि इनके साथ जो हुआ है, द अपर कास्ट मेन्स कांट रेप अ लोअर कास्ट वुमेन और दैट अ मैन कैन नॉट रेप अ वुमन इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, ऐसा करके मतलब जो कोर्ट अपना पल्ला झाड़ लेती है। इसके बाद क्या होता है कि जो वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं वो एक केस फाइल करते हैं कि भाई जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्क प्लेस में उसको रोका जाए, और क्या कहना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो देखती है कि देयर इज नो प्रॉपर लॉ ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, सो इट क्रिएटेड द विसाखा गाइडलाइंस, जो कि बाद में जाकर के फिर 2013 में एक्ट बना। तो ये PIL जो है ये एक प्रकार से PIL था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लगाया ताकि जो वुमेन्स राइट है प्रोटेक्ट हो सके। तो ऐसे ही आप देखेंगे कैसे ढेर सारे एग्जांपल जो आपको दे सकता हूँ, जैसे कि आप देखिए हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था। उसमें क्या हुआ था कि बिहार के जेल्स में कई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स सालों से बिना ट्रायल के बंद थे। ठीक है, जैसे मतलब आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर वो क्रिमिनल जस्टिस मूवी देखी होगी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी की, और उसका विक्रांत मैसी भी था उसमें प्ले, तो आप देखेंगे कि पाएंगे कि वहाँ जेल में बहुत से लोग ऐसे कैद हैं कि उन्होंने कोई ऐसी सज़ा की है जिसमें 2 माह की चोरी है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा काम किया है जिसमें 2 माह की सज़ा है उनको, पर यकीन मानिए वो 3 साल से ज़्यादा अपना समय उस जेल में बिता चुके हैं, मतलब 9 की लकड़ी 90 खर्चा हो गया उनका, तो ये वाला सीन है। तो इस चीज़ को लेकर के ऐसे ही बिहार में इस टाइप की स्थिति थी कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो सालों से बिना ट्रायल के बंद हैं। तो एडवोकेट कपिला हिंगोरानी जो थे उन्होंने केस फाइल किया, PIL फाइल करी। अब PIL फाइल करी तो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है उसके अंतर्गत स्पीडी ट्रायल मतलब कि भाई जो सज़ा सुनाना है या फिर जो ट्रायल चलता है वो स्पीडी ट्रायल जो प्रोसेस है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है प्रिजनर का, ताकि उसको ऐसे, फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस PIL का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हज़ारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया। ये PIL जुडिशल एक्टिविज्म का स्टार्ट पॉइंट माना जाता है। फिर इसके बाद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। इसमें क्या हुआ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के, ये नहीं लिखा है ना, इसको लेकर के चला। इसमें क्या हुआ, ताजमहल पॉल्यूशन, गंगा रिवर पॉल्यूशन, दिल्ली व्हीकुलर पॉल्यूशन, इन सब को लेकर के इन्वायरमेंटल लॉयर MC मेहता ने PIL फाइल करी। इसमें जजमेंट क्या निकल के आया, इसमें MC मेहता ने PIL फाइल करी। इसमें जजमेंट क्या निकला कि मल्टीपल हिस्टोरिक डिसीजन आए, जैसे दिल्ली में CNG बसेस का ऑर्डर हो गया, इंडस्ट्रीज़ को रिलोकेट करना हो गया, और इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया गया। तो आर्टिकल 21 में देख रहे हैं स्पीडी ट्रायल भी आया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी इन्वायरमेंट इसमें आर्टिकल 21 में आया। इसके बाद आप देखिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो गया, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, जैसे इसमें क्या हुआ, एशियन गेम्स के टाइम फोर्स लेबर का यूज हुआ था। एशियन गेम होने थे जब इंडिया में, तो एशियन गेम के टाइम पे फोर्स लेबर का यूज हुआ था। ठीक, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया था, अब कॉन्ट्रैक्टर तो पैसे कमाने से मतलब उसको, तो फोर्स लेबर उसने यूज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्स लेबर आर्टिकल 23 के खिलाफ है, सिंपल सी बात है, इवन इफ पीपल आर वर्किंग बिलो मिनिमम वेज। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि लेबर राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया इसके बाद। तो ये सब PIL है, मतलब लेट सपोज आपने देखा कि आपके आसपास, जैसे आप इस हाईवे से जा रहे हैं, आप डेली गुजरते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें किसी एरिए पे मतलब ऐसी घटना घट सकती है कि उस एरिए पे एक ऐसा मोड़ है, ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसा कोई पेड़ लगा हुआ है जिसकी वजह से घटना घट सकती है। ठीक है, या वो जो गड्ढा है वो वर्षों से नहीं भरा जा रहा, उसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये जब आप उस आपने सरकार के पास पहले उस ज़िले में याचिका लगाई, सब जगह याचिका लगाई, फिर सुनवाई नहीं हुई, फिर आपने हाई कोर्ट गए, आपने PIL दायर किया कि भाई ये जो फलाने से फलाना तक की रोड है, इस रोड में ऐसी स्थिति है, कभी बीच में एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई लोग मरते मरते बचे हैं। ठीक है, किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
तो ये आपने क्या अपने बस बचने के लिए लगाया, ये अपने जनहित में लगाया ना। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड PIL, की जो मतलब जनहित में होती है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ समझने को मिलेंगी। जैसे उत्पत्ति इसकी कैसे कब हुई, वही बताया 1960 के दशक में अमेरिका में हुई। यह कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को सार्वजनिक कारणों के लिए कानूनी सेवाओं में अंतर को दूर करने के लिए उभरा है। भारत में परिचय न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में PIL की शुरुआत हुई। BR कृष्णा अय्यर, PN भगवती ने भारत में PIL की शुरुआत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वैकल्पिक नाम क्या है इसका? PIL को सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं, क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखिए जो PIL उसकी परिभाषा अगर आप देखें तो जनहित की रक्षा के लिए शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई है जो वंचित समूहों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। लोकस स्टैंडी में ढील पारंपरिक मामलों के विपरीत जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी नागरिकों को दूसरों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है। फिर उद्देश्य क्या है इसका? जनहित याचिका का उद्देश्य उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है जो गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक वंचितता के कारण कानूनी उपाय नहीं खोज पाते। पहुंच या नागरिकों या संगठनों को ऐसे व्यक्तियों या समूहों के लिए न्याय पाने में सक्षम बनाता है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ परिभाषा दी इसकी। क्या परिभाषा दी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका को सार्वजनिक या सामुदायिक हित के लिए कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित करता है जो उनके अधिकारों या देनदारियों को प्रभावित करती है। कानून का शासन या संरक्षण जनहित याचिका संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। सामाजिक न्यायीकरण जनहित याचिका हाशिए पर बड़े समूहों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है। मतलब कल को क्या हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो और उन्होंने देखा कि यार ऐसी कोई स्थिति व्याप्त है जो कि जनता के हित को क्या कर रही, बाधित कर रही है, तो वो उस न्यूज़पेपर की क्लिप से भी संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, और PIL दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। मौलिक अधिकारों रक्षा और लागू करने के शक्तिशाली साधन है। संवैधानिक उद्देश्य जनहित याचिका भारत के संवैधानिक लक्ष्यों जैसे समानता, न्याय की प्राप्ति को गति प्रदान करती है। न्यायिक सक्रियता का लोकप्रिय रूप है। जनहित याचिका का सामाजिक परिवर्तन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता ये है कि कानूनी सहायता आंदोलन उपकरण PIL को हाशिए पर पड़े समूहों को न्याय प्रदान करने, गरीबों के लिए अदालतों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, गैर प्रतिकूल प्रकृति पारंपरिक मामलों के विपरीत PIL दो विरोधी पक्षों के बीच संघर्ष नहीं है कि A वर्सेस B की लड़ाई चल रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा करना है। तीसरा, सार्वजनिक हित पर ध्यान केंद्रित करे। PIL व्यक्तिगत विवादों को हल करने के बजाय वंचित समूहों के लिए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करता है। कमजोर समूहों की सुरक्षा PIL गरीबों, अज्ञानी, सामाजिक रूप से वंचित लोगों के शोषण को रोकने के लिए उनके अधिकारों को संबोधित करता है। सहकारी प्रयास PIL में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए याचिकाकर्ता, राज्य और न्यायालय के बीच सहयोग शामिल है। मुखर न्यायिक भूमिका PIL मामलों में न्यायालय न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका अपनाते हैं। लचीली प्रक्रिया PIL एक शिथिल प्रक्रिया का पालन करता है, फिर भी निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक मानकों को बनाए रखता है। तो सब इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। आलोचना, ठीक है, क्या आलोचना हो सकती है इसकी? जैसे जनहित न्यायिक सक्रियता की आलोचना थी ना, वैसे ही इसकी भी आलोचना हो सकती है। देखिए जैसे क्या है, पहले आप देखेंगे कि न्यायिक अतिक्रमण। ठीक है, कभी कभी जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाता है जिसके कारण न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाओं में हस्तक्षेप करती है। तुच्छ याचिकाएं कई जनहित याचिका व्यक्तिगत, राजनीतिक या प्रचार उद्देश्यों से दायर की जाती है जिससे न्यायालय का समय और संसाधन बर्बाद होता है। तीसरा, जवाबदेही का अभाव चूंकि जनहित याचिकाएं जनहित में दायर की जाती हैं इसलिए याचिकाकर्ता पर जवाबदेही अक्सर न्यूनतम होती है। चौथा, निहित स्वार्थों को बढ़ावा कुछ समूह परियोजनाओं में देरी करने, व्यक्तियों को निशाना बनाने या सरकारी पहलों को
अवरुद्ध करने के लिए जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग करते हैं। जैसे देखिए, मतलब कुछ जगहों पे तो ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट करना लाजमी समझ में आता है, जैसे अभी तेलंगाना में चल रहा था। लेकिन कभी कभी बेवजह कभी ऐसा किया जाता है, जो कि समस्या का विषय है। फिर न्यायपालिका पर बोझ, जनहित याचिकाओं को बढ़ते मामलों से न्यायालय पर दबाव पड़ता है, जिससे अत्यावश्यक और गंभीर मामलों से ध्यान हट जाता है। कैन आई हैव सम वाटर? अगर आप इसको वैसे देखें, पॉइंट वाइज में जल्दी जल्दी लिखना हो आपको, ठीक है, कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब आलोचना जैसे क्या क्या हो सकती है, तो एक हम बना लेते हैं। क्रिटिसिज्म, ठीक है। पहला क्या होगा? जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, मतलब औकात से बाहर जाके काम करना। और इससे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, ये क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। अगला, PIL का क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है वहाँ। जैसे कुछ लोग PIL का पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मिसयूज करते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी पाने के लिए। पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी से कहा जाता है। मतलब PIL को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, पब्लिसिटी, ठीक है। नाम क्या है PIL का? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा नाम क्या है? मतलब ये आलोचनात्मक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये नहीं बनाना है। फिर जुडिशियल बर्डन बढ़ता है भाई, ठीक है। एक नॉर्मल काम तो क्रिमिनल और सिविल मैटर को सुनना तो है ही, ये अलग आ गया है, तो जॉब बर्डन बढ़ रहा है। अगला, एक्सपर्टीज़ की कमी है। क्या हो रहा है कि जजेस पॉलिसी, इकोनॉमी, साइंस जैसे टेक्निकल एरियाज में एक्सपर्ट नहीं होते, फिर भी जब वो इंटरफेयर करते हैं तो डिसीजन प्रैक्टिकल या वर्केबल नहीं होता। तो मतलब हर जगह पे आप वो नहीं चला सकते ना कि हाँ ये सही है गलत है ऐसा कर दो। बहुत सारी जगहों पे यूटिलिटी देखी जाती है और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब लेट सपोज जजेस जो होते हैं वो लॉ वाले मामले में बढ़िया होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल, साइंस, अब इसरो से रिलेटेड कुछ मामला आ गया, ये कुछ भी ऐसा आ गया, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि कोस्टल इलाकों को बचाना है, पर कोस्टल इलाकों में यहीं पे क्या होगा? लॉन्चिंग स्टेशन होगा। तो अब यहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन नहीं बनेगा क्या? फिर यहाँ बनेगा, बीचों बीच बनेगा क्या? ये तो और खतरा, बहुत वल्नरेबल लोकेशन है। तो इस तरीके से एक्सपर्टीज़ का एक अभाव रहता है। फिर डेमोक्रेसी बाईपास, ठीक है भाई, सरकार किस लिए है? हमने वोट क्यों दिया है? हमने ये डब्बे को जा करके जो इसमें बटन है खूब सारे क्यों दबाए हैं? इसलिए दबाया है ना कि भाई कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन करे वहाँ। तो फिर तो हम मतलब यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ पे ही डिपेंड हो जाते हैं। फिर वेग PILs, ठीक है, मतलब कुछ तो भी लगा देते हैं। जैसे वेग PIL, कई बार वेग PIL फाइल होती है बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के, इनसे जुडिशियल टाइम वेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसके लिए पिटिशनर को फाइन भी लगाया है, ठीक है, ये इसके रिफॉर्म में आ जाएगा। अगला, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। जब कोर्ट्स डायरेक्टली फैसला कर लेते हैं तो लोगों का एक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जैसे प्रोटेस्ट, डिबेट, इलेक्शन वीक पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। अगला, टेम्परेरी सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं। जब तक टेम्परेरी, ये जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता, जब तक सरकार लॉ नहीं बना देती। PIL एज अ टूल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म और डिले इन जेन्युइन मैटर्स, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब कुछ बोगस जैसे कुछ बोगस आई PIL का एग्जांपल देता हूँ आपको। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझना है कि PIL का असली मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है। तो PIL का दुरुपयोग देखिए कैसे होता है। एक आसाराम बापू सपोर्टर्स PIL 2013 में एक PIL फाइल की गई थी
मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलना चाहिए। आसाराम बापू के फेवर में कि एक पीआईएल फाइल की गई जिसमें मीडिया को रिस्ट्रेन करने की डिमांड की गई थी कि वो आसाराम बापू के रेप केस को कवर ना करे। कोर्ट्स रिस्पॉन्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया और बोला कि मीडिया फ्रीडम को इस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। क्रिटिसिज्म क्या है, ये पीआईएल क्लियरली पर्सनल इंटरेस्ट में थी, नॉट, इसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट था। मतलब आसाराम बापू ने किसी का बलात्कार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको साबित कर दिया, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो उसको सज़ा मिल गई, वो साबित हो गया। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट तो यही है कि वो जेल चला जाए। पब्लिक इंटरेस्ट तो ये है कि उसके बारे में लोगों को पता चले, ये थोड़ी ना है कि उसके बारे में लोगों को पता नहीं चले। तो ऐसी बोगस पीआईएल दायर हुई। फिर पीआईएल बैन पीआईएल दायर की गई कि बैन सनी लियोनीज वेबसाइट। एक पीआईएल फाइल की गई थी डिमांडिंग बैन ऑन सनी लियोनीज वेबसाइट, क्लेमिंग इट वाज अगेंस्ट इंडियन कल्चर। ओह माय गॉड। तो फिर इसके बाद क्या कोर्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो खुद वेबसाइट एक्सेस ना करे। ठीक है, मतलब तुम वेबसाइट में जाओ ही नहीं ना, सडनली आकर के थोड़ी ना तुम्हारे मोबाइल में इनकॉग्निटो में जा करके खोल दे रही है, वो तो तुम खुद ही जा करके ओपन कर रहे हो अपने मोबाइल में। तो हाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बुआ करके तुम्हारी वेबसाइट ओपन नहीं करी, तुम ही जा करके ओपन कर रहे हो। तो भाई तुम ये पीआईएल का मिसयूज करके मतलब ये क्या कर रहे हो कि इसके बाद पीआईएल टू डिक्लेयर नेशनल सॉन्ग एज नेशनल एंथम। मतलब एक पीआईएल में डिमांड की गई कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया जाए। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को डिसमिस कर दिया, कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है, जुडिशरी का काम नहीं है ये पर्सनल पैट्रियोटिक ओपिनियन था, ना कि कोई अर्जेंट पब्लिक इशू। मतलब इसमें ये था कि जैसे कोई पॉलिटिशियन रहा होगा उसने लगा दिया ताकि जो मतलब उसका नाम बढ़े। फिर पद्मावत मूवी को बैन करने के लिए कि पीआईएल फाइल की गई, क्लेमिंग इट हर्ट सेंटिमेंट्स। कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट नहीं किया जा सकता और मूवी रिलीज होने दी। ये पीआईएल पॉलिटिकली मूव थी और अगेंस्ट आर्टिस्टिक फ्रीडम थी। मतलब कुछ तो ही बोगस है आज का था। फिर पीआईएल फॉर फ्री आईपीएल टेलीकास्ट। एक पीआईएल फाइल है जिसमें डिमांड थी कि आईपीएल मैचेस को दूरदर्शन पर फ्री टेलीकास्ट किया जाए फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट मैच इंटरटेनमेंट है, पब्लिक राइट नहीं है। ये पीआईएल इंटरटेनमेंट डिमांड थी, नॉट अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो देखिए ऐसे पीआईएल से जुडिशरी का समय बर्बाद होता है और जेन्युइन केस के लिए स्पेस कम पड़ जाता है। चाहो तो मैं पीआईएल, है ना, मतलब आप चाहो, माय गॉड। तो ये जो नुकसान होते हैं ना पीआईएल को दायर करने से, उससे कोर्ट का बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि पीआईएल कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका मिसयूज हो रहा है और उसकी वजह से समय बर्बाद हो रहा है। अब हम आते हैं लोक अदालत में, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो लोक अदालत वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि लोक अदालत क्या है, जिसका अर्थ है लोगों की अदालत। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है। ठीक, इसका उद्देश्य नियमित अदालती प्रक्रियाओं के बाहर विवादों को हल करके त्वरित, सस्ता और अनौपचारिक न्याय प्रदान करना है। मामलों के प्रकार, समझौता या समझौते के माध्यम से लंबित अदालती मामलों और मुकदमे पूर्व विवादों दोनों को संभालता है। मतलब कि समझौते के माध्यम से ऐसा हो जाए जो पेंडिंग मैटर है वो ख़त्म हो जाए और जो मुकदमा है, ठीक है, वो विवाद होने के पहले ही समझ जाए कि भाई अब हम जाएंगे कि कोर्ट वोट जाएंगे तो पहले ही निपटा लें। एडीआर तंत्र, लोक अदालत, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिफॉर्म सेंटर, है ना। लोक अदालत अदालतों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान है। कोई विजेता हारने वाला नहीं। संकल्प सुलह और समझौते पर आधारित होते हैं जो प्रतिद्वंदिता के बिना शांतिपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करते हैं। लागत प्रभावी और कुशल कार्यवाही अनौपचारिक त्वरित होती है, इसमें न्यूनतम खर्च की आवश्यकता होती है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण, प्रशिक्षित मध्यस्थों की मदद से बातचीत, सामान्य ज्ञान, सहानुभूति का उपयोग करके विवादों का समाधान किया जाता है। वैधानिक स्थिति क्या है लोक अदालत की। 1982 में पहली लोक अदालत जो गुजरात में आयोजित की गई थी, जो अत्यधिक सफल रही। 1987 में इसे कानूनी समर्थन मिला और लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 87 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। आयोजन निकाय, लोक अदालत का आयोजन
विभिन्न कानूनी प्राधिकरणों जैसे राज्य सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक प्राधिकरण, से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की सहमति द्वारा किया जा सकता है। संरचना क्या है इसकी? आमतौर पर लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, सदस्यों के रूप में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है? दोनों मामलों को संभालती है, लंबित न्यायालय मामले, पारिवारिक, आपराधिक, समझौता योग्य और उपभोक्ता मामले जैसे मुकदमे, पूर्व विवाद। ठीक, समझौता योग्य का मतलब जैसे SC/ST एक्ट 1989 है, इसमें समझौता नहीं होता तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नॉन कंपाउंडेबल केस जो यहाँ पे नहीं आएंगे। एक्सक्लूजन, लोक अदालतें भारतीय कानून के तहत गैर समझौता योग्य अपराधों को नहीं संभाल सकती। केस रेफरल प्रक्रिया, मामलों को लोक अदालतों में भेजा जा सकता है यदि दोनों पक्ष सहमत हो, एक पक्ष रेफरल के लिए आवेदन करता है, अदालत इसे निपटान के लिए उपयुक्त समझती है। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ, लोक अदालतों के पास CPC 1908 के तहत, ठीक है, सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं जिसमें गवाहों को बुलाना, साक्ष्य रिकॉर्ड करना, दस्तावेजों को संभालना, ये सब शामिल है। फिर प्रक्रिया लचीलापन, लोक अदालतें कानूनी मानकों को बनाए रखते हुए विवाद समाधान के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। ठीक, फिर फाइनलिटी ऑफ अवार्ड, लोक अदालतों द्वारा दिए गए पुरस्कारों को, मतलब पुरस्कारों डिसीजन को सिविल कोर्ट के आदेश के रूप में माना जाता है। वे सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। तो ये आपको याद रखना है कि लोक अदालत का जो मैटर है वो अपील नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई समझौता हुआ है ना। अब समझौता हुआ तो फिर अपील क्यों कर रहे हैं? लाभ, अब देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको लोक अदालत जैसे चीज़ों में लिखना क्या है। तो लोक अदालत के बारे में अपने परिभाषा लिखी भाई साहब कि लोक अदालत क्या है। लोगों की अदालत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली। ये आपको कीवर्ड है, गांधीवादी सिद्धांत, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और लोगों की अदालत। उद्देश्य क्या है? नियमित अदालती प्रक्रियाओं के बाहर विवादों को हल करके त्वरित, सस्ता, अनौपचारिक न्याय प्रदान करना। मामलों के कुछ प्रकार हैं। समझौता या समझौते के माध्यम से लंबित अदालती मामलों और मुकदमे, पूर्व विवादों दोनों को संभालता है। ठीक है, अभी इसमें कोई जीतता है हारता नहीं है। यह सुलह और समझौते पर आधारित है जो प्रतिद्वंदिता के बिना शांतिपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करते हैं। फिर लागत प्रभावी और कुशल, मतलब अनौपचारिक, त्वरित, इसमें न्यूनतम खर्च होता है इसमें। फिर मानव केंद्रित दृष्टिकोण, प्रशिक्षित मध्यस्थों की मदद से होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको ये समझना है। इसकी वैधानिक स्थिति क्या है कि 1982 में पहली लोक अदालत गुजरात में हुई जो सफल रही। कानूनी समर्थन 1987 में लोक अदालतों को लोक सेवा, ठीक है, प्राधिकरण अधिनियम 87 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। नेशनल अथॉरिटी फॉर नेशनल लोक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो विधिक हो गया आपका लॉ सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, तो नालसा हो गया, नालसा, सालसा और डालसा, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, राज्य विधिक सेवा, जिला विधिक सेवा, ये सब निकाय बने इसमें जो संरचना क्या होती है, वह एक होता है अध्यक्ष के रूप में न्यायिक अधिकारी, सदस्यों के रूप में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, मतलब 3 लोग टोटल होते हैं। अधिकार क्षेत्र, लोक अदालतें निम्नलिखित जैसे लंबित पेंडिंग मामले हैं उनको भी देख लेती है, जो फैमिली मैटर है, क्रिमिनल मैटर है जो कंपाउंडेबल है, और उपभोक्ता मामले जैसे मुकदमे, पूर्व विवाद, ये सब देखती है। अब देखिए इसमें जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं ना तभी इसमें समझौता होता है। लाभ क्या है भाई? न्यायालय शुल्क नहीं लगती, वरना आप देखिए कितने महंगे महंगे केसेस चलते हैं और कितना खर्चा हो जाता है लोगों का। मतलब कई लोगों की तो घर वर जमा पूंजी सब खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि लचीली प्रक्रिया, ठीक है, मतलब जैसे वो जैसे लोक अदालतें एक सहज कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है जो CPC और साक्ष्य अधिनियम जैसे सख्त प्रक्रियात्मक कानूनों से बचती है। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और ये सब चीज़ों से। त्वरित सुनवाई, विवादों का निपटारा बिना किसी देरी के जल्दी से किया जाता है। सामने बातचीत की जाती है, सीधे न्यायाधीश के साथ मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जिससे संचार में सुधार होता है। हाँ भाई तुमको क्या चाहिए, हाँ भाई तुमको क्या चाहिए, नहीं रहना साथ में, हाँ ठीक है अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई तुमको क्या चाहिए, साथ में रहना, हाँ भाई तुम नहीं साथ में रहना, क्यों साथ में नहीं रहना बताओ, क्यों साथ में रहना है बताओ,
ठीक है, दोनों को 6 महीने का समय मिल रहा है, दोनों मैटर सॉल्व डाउन नहीं होता तो फिर तलाक ले लो अपना। फिर इस बाध्यकारी निर्णय, लोक अदालत के निर्णय को सिविल कोर्ट डिक्री का दर्जा प्राप्त है, अपील योग्य नहीं है, जिससे अंतिमता सुनिश्चित होती है कि भाई मेरा वचन ही है शासन है, इसके बाद कहीं न जाना। फिर लागत प्रभावी है, समय को बचाता है, सरलता है, इसमें गोपनीय खर्च चर्चा है, पारस्परिक समाधान है। ठीक है, ये सब याद रखिए। तो ये आपका लोक अदालत थी और यहाँ पे आपका पूरा यूनिट 1 जो है उसका टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर यूनिट 1 आज इधर पे ख़त्म हो गई है, फिर आप यूनिट 2 देखेंगे, सो ऑन यूनिट 5 तक पहुँचेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।